यस सर। यस सर। कवि जेल में है, आप जानते हैं, और ब्रिटिश शासन के विरोध में, आज़ादी के आंदोलन में अपनी ओर से सहभागिता के कारण, और ब्रिटिश शासन ने इन सब लोगों को कैद किया हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब रात में कोयल गाती है, आधी रात में कोयल की आवाज़ जब आती है, तो कवि उससे प्रश्न करते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। बिल्कुल सरल सरल अर्थ है। देखो कि कोयल से प्रश्न करते हैं कवि कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, मतलब बीच बीच में तुम चुप हो जाती हो, क्या कुछ संदेश तुम लेकर आई हो किसी का, अगर कुछ संदेश लेकर आई हो तो बोलो, कोकिल बोलो तो। अगली पंक्तियां हैं, देखो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे। वो अपनी जेल में जो स्थिति है उसको बताते हुए कह रहे हैं कि पराधीन भारतीयों के प्रति ब्रिटिश शासन का ऐसा रवैया है जो अत्यंत क्रूर है, और उसी को सभी के सामने रखने का प्रयास कवि यहाँ पर करते हैं। कवि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और स्वतंत्रता सेनानी और कैदी के रूप में जेल के भीतर है। यानी केवल कैदी ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण जो जो अत्याचार उन पर अंग्रेज सरकार के द्वारा हो रहे हैं उनको व्यक्त करते हैं, और उनको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच में, यानी जेल की जो बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हैं उनके घेरे में, अंधकार में ऊंची दीवारें, उनके घेरे में हम लोगों को रखा हुआ है, जहां हम लोगों को कहाँ रहना पड़ता है, डाकू चोर बटमारों के डेरे में। यानी जो चोर है, बटमार है, डाकू है, उनके बीच में हमें रहना पड़ता है। अपमानित होकर डाकू चोर लुटेरे जो है उनके साथ हमें रहना पड़ता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अर्थात अंग्रेज सरकार की नीति ऐसी है कि जीवन के लिए पूरा पेट भर खाना नहीं दिया जा रहा है, खाना नसीब नहीं है, अर्थात जेल में जो उनको खाना दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, और ना ही मरने की छूट दिया, मतलब न मरने देते हैं न जीने देते हैं। एक तरह से ये स्थिति है। पूरा जीने के लिए जो है पूरा जो खाना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और जितना मिल रहा है उससे जी तो रहे हैं, लेकिन मरना शायद ही हो जाए, क्योंकि कम से कम इतना खाना अंग्रेज सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि जिंदा रहे लोग बस, और किसी प्रकार की कोई चेतना उनमें ना रहे। जख्मी शरीर को तड़पता हुआ छोड़ देना ही, या इस भूखे शरीर को तड़पता हुआ छोड़ देना ही इस ब्रिटिश शासन का उद्देश्य। हम तड़प कर रह जाते हैं, खाना पेट भर नहीं है, मरने की छूट नहीं है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। और अब हमारे जीवन पर किसका पहरा है? हमारी आज़ादी छीन ली गई है, और हम पर जो प्रभाव है, हम पर जो पहरा है, वो ब्रिटिश शासन का है। लेकिन कवि यहाँ पर कहते हैं कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम, तम शब्द का अर्थ जानते हो? तम आएगा, तम का अर्थ बोलो। डार्कनेस, क्रोध। अंधकार। अंधकार, वेरी गुड। हम लोग प्रार्थना बोलते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्या मतलब है उसका? तमसो ज्योति की ओर जाना चाहते हैं, क्या वहां हमें ले चले, कि अंधकार से उजाले की ओर हमें जाना है। तो ये तम यानी कि अंधकार है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि तम का प्रभाव जो है, या किस शासन को जो है तम का प्रभाव कहा गया है, कौन सी शासन को कहा गया है, बताइए तो। बोलो। अंग्रेजों के शासन। अंग्रेजों के शासन को, ब्रिटिश शासन को जो है तम का प्रभाव बताया गया है, और ब्रिटिशों के अन्याय और अत्याचारी उस क्रूर
शासन को। जिस प्रकार से अंधकार के कारण जीवन मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है, कुछ सूझता नहीं है, ठीक उसी प्रकार ऐसे अन्याय और अत्याचार से ग्रस्त हमारा जीवन है। भारतीयों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है अंग्रेज सरकार के द्वारा कि ऐसा लगता है कि ये तम का प्रभाव ये जो है बना हुआ है, ये शासन नहीं है बल्कि तम का गहरा प्रभाव है। क्योंकि एक बहुत बड़ा अभिशाप ब्रिटिशों के द्वारा किया जाने वाला अन्याय हमारे ऊपर जो है लगा हुआ है, और इसलिए तम का प्रभाव या अंधकार में राज्य जो है, यानी जो आम जनता है वो त्रस्त है। स्वतंत्रता सेनानियों को जो है उनको भी कैद करके जो है बंद कर रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अन्यायपूर्ण शासन है उसको तम का प्रभाव कहा गया और वो ब्रिटिश शासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिम कर निराशित कर चला रात भी काली, इस समय काली मामाई जगी क्यों आली। हिम कर यानी चांद। चांद जो है वो भी निराश कर चला, मतलब जो उजाला होना चाहिए था, जो कुछ आशा दिखती है उजाले की, वो भी नहीं है। जब कभी आसमान की ओर देखते हैं तो उनको चंद्रमा भी नजर नहीं आता है बल्कि अंधकार ही नजर आता है। तात्पर्य क्या कि चांद के रूप में एक आशा उनको लगती थी कि, लेकिन वो आशा भी अब उनको नजर नहीं आ रही है। निराशा से ग्रस्त उनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है। और तभी कोयल के जागने से, कोयल के बोलने से कवि कोयल को संबोधित करते रहते कि हे, इतनी काली घनघोर रात में, इस काली मामयी रात में, इतनी इतनी गहरी काली रात में जागी क्यों आली, क्यों इस तरह से आली, आली यानी सखी, कि हे सखी तुम क्यों जाग रही हो और क्यों जाग कर इस तरह से जो है आवाज लगा रही है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझिल वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यानी कोयल की इस आवाज में उनको दर्द महसूस होता है। क्यों हुक पड़ी, हुक यानी पीड़ा, पीड़ा की जो कराह होती है। उनको लगता है कि अंग्रेज हुकूमत, अंग्रेज सरकार के द्वारा जो भारतीयों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसको कोयल ने देख लिया है, कोकिल ने देख लिया है, और इसलिए अब हमेशा मीठे स्वर में बोलने वाली कोयल जो है उसके स्वर जो है आज वेदना से भरे हुए उनको लगते हैं, वेदना की बोझ वाली सी। यानी इसलिए उनको लगता है कि उनके स्वरों में वेदना है, दर्द है, पीड़ा है। कोयल को देखकर कवि को लगता है कि ये कुछ अपनी वेदना साझा करना चाहती हो। ये वेदना क्यों है? क्योंकि अंग्रेज शासन के द्वारा जो अन्याय हो रहे भारतीयों पर उसको उसने देखा है, उससे उसकी वेदना उपजी है और उस वेदना का स्वर फूट रहा है। कोयल को देखकर कवि को लगता है कि कोयल अपनी कोई वेदना उनके साथ शेयर करना चाहती है, साझा करना चाहती है, बताना चाहती है, और इसलिए वो पूछते हैं कोयल से कि हे कोयल बोलो तो क्या लूट गया, मुझे भी बताओ क्यों तुम इस तरह से चीख रही हो। पूछते हैं कि मीठी आवाज तुम्हारी कहाँ गुम हो गई, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यानी कोमल स्वरों में जो तुम्हारे स्वर सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, ऐसे वो तुम्हारी कोमल और मीठी आवाज कहाँ चली गई। उस मीठी आवाज की वैभवशाली, उस तुम्हारी आवाज, तुम्हारा आवाज का सुरीलापन जो है वही तुम्हारी वैभव और पहचान है। मानो तुम उस मृदुल वैभव की रखवाली हो, लेकिन आज तुम्हारे इस सुरीले और कोमल स्वरों में एक वेदना का भाव जो मैं देख रहा हूँ, तो ये दुखद भाव तुम्हारे इन स्वरों में क्यों है। आखिर तुम पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, कौन सा दुख टूट पड़ा है, क्या लूटा है कि जिसके कारण इस तरह से तुम चीख रही हो, बोलो तो। अगली पंक्तियां देखिए कि आवाज आ रही है ना बेटा ठीक से? Yes, sir.
अगली पंक्तियां देखो कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि क्यों तुम इस तरह से पागल की तरह इस तरह अर्धी रात्रि में क्यों चीख रही हो, कि हे पगली इस तरह से आधी रात, बाउली, बाउली है ना पगली, क्या तुम्हारे गीत हमें बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन तुम दिन में गाती हो, कोमल गीत गाती हो, सुरीले गीत, मीठे गीत गाती हो, इस तरह से आधी रात में तुम क्यों चीख रही हो। और इस तरह से वेदनापूर्ण स्वर में चीखना गाना जो है तुम्हारा अशुभ लग रहा है। क्या हुआ, कुछ बताओ तो, आखिर हुआ क्या है, कौन सी पीड़ा है जिसके कारण तुम इस तरह से चीख रही हो। कहते हैं कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल मालूम है आपको, दावानल क्या होता है? दावानल दावानल जानते हो क्या बेटा? नहीं जानते, मैं बताता हूं। दावानल कहते हैं जंगल में लगी आग को, जो एक बार जब शुरू हो जाती है तो उसको नियंत्रण में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जंगल के जंगल पूरी तरह से खाक हो जाते हैं। तो जंगल में लगी इस आग का यहाँ पर शब्द प्रयोग कवि क्यों करते हैं? कोयल से वो पूछते हैं कि किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, मतलब क्या, कि ऐसा कौन सा दावानल तुमने देख लिया जिन ज्वालाओं को देखकर तुम चीख रही हो, इतनी पीड़ा तुम्हें हो रही है। कोयल मुझे भी बताओ। ये दावानल भी जो है यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो है उसका प्रतीकार्थ है कि दावानल क्या है, कि ब्रिटिशों का अन्याय है, अत्याचार है। जिस तरह जंगल में आग लग जाती है तो उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है, बढ़ती चली जाती है, वैसे ही ये ब्रिटिश हुकूमत और उनके द्वारा किए जाने वाले अन्याय अत्याचार जो भारतीयों पर और स्वतंत्रता सेनानियों पर जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नहीं देखिए कोई आग, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा संकट जो अंग्रेजों के अन्याय अत्याचार का है उसने देखा है। उस संकट रूपी जंगल में लगी आग, उसको उसने देखा है। और कौन सा तुमने ये देखा, कोकिल बोलो तो। इस प्रकार उसके बोलने की संभावनाएं जो है, कोकिल तो उनको उत्तर नहीं दे रही हैं, लेकिन वो अपनी ओर से संभावनाएं जो है उसकी सोच रही हैं कि शायद कोयल जो है या कोकिला जो है इसलिए बोल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान, खूब मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजबधार। इसमें कहते क्या तुम इसलिए चीख रही हो, देख न सकती जंजीरों का गहना। अचानक उनको लगता है कि शायद कोयल इसलिए जो है चीख रही है क्योंकि उनके हाथों में जो जंजीरें पड़ी हुई हैं, उन जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर जो है कोयल चीख रही है। तब वो कोयल से कहते हैं कि क्या तुम इन जंजीरों में, मेरे हाथों में जो जंजीरें हैं उनको देख नहीं सकती हो, इसलिए चीख रही हो। लेकिन दूसरे ही पल वो कहते हैं कि ये हथकड़ियां नहीं है, ये क्या है, ब्रिटिश राज का गहना है। ये ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया एक गहना है, पराधीनता का प्रतीक है, लेकिन हमें गर्व है कि हमने इन जंजीरों को पहना है। और इसलिए वो कहते हैं कि ये ब्रिटिशों का दिया गया गहना है। अब तो मानो एक तरह से कोल्हू की जो आवाज होती है, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, कोल्हू की जो चर्रकचू की आवाज होती है वो हमारी जीवन की तान बनी हुई है, जीवन का गीत वही बना हुआ है। यानी कोल्हू में जिस तरह से कोई पीसता चला जाता है, कोल्हू जो होता है ना, जिसमें गन्ने और वो चलाते हैं, तेल निकालने का कोल्हू होता है, और उसमें जिस तरह से पीसा जाता है, पसीजा जाता है, ठीक उसी तरह कभी भी जो है दुख दर्द में जो है पूरी तरह से पसीजा रहा है।
पीसा जा रहा है। कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने के लिए कैदियों को कहा जा रहा है और पत्थर तोड़ते तोड़ते गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखेगा, यानी पत्थरों पर गिट्टी यानी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, उन टुकड़ों पर जो है अंगुलियों के गीत हम लिख रहे हैं, यानी अपनी उंगलियों से देश की आज़ादी का गीत हम लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांध कर हूँ मोट खींचता लगा पेट पर, जो पेट पर रस्सी बांध कर मानो मोट खींच रहे हैं और ब्रिटिश अकड़ का कुआं यानी अकड़ से भरा हुआ कुआं जो है उस अकड़ को हम खाली कर रहे हैं। अब ये मोट क्या होता है मालूम है आपको? मोट जानते हैं? मोट सर पुराने जमाने में पानी निकालने के लिए यूज होने वाला यंत्र और सिस्टम। बिल्कुल सही। उसमें क्या होता था कि बैल होते थे जोते हुए और एक चमड़े का एक बहुत बड़ा सा साधन बांधा होता था और कुएं के ऊपर जो है एक तरह से कुंड बना होता था। तो बैल जैसे जैसे आगे जाते थे तो वो ऊपर खींचा जाता था और ऊपर आने पर उस कुंड में पानी डालकर उस पानी से फिर ऐसे वो खेत के लिए पानी दिया जाता था फसल को। बैल आगे जाते थे, ऊपर खींचा जाता था, वो फिर पीछे तक आते थे, नीचे जाता था, फिर ऊपर तक वो आता था। इस तरह से कुआं, उसमें से पानी निकालने के लिए जो व्यवस्था थी वो मोट कहलाती थी। तो वैसे ही यहाँ पर उनका कहना है कि मानो हम भी जो है मोट चला रहे, यानी इतने उनको जो है पूरी तरह से तंग करके रखा है कि पल भर के लिए जो है विश्राम उनको नहीं है। मानो कोल्हू के बैल की तरह, कोल्हू चलाने की तरह कार्य उनको करना पड़ रहा है। पत्थर तोड़ रहे हैं ब्रिटिश अकड़ का, और ऐसी स्थिति में भी वो सब कुछ सहन कर रहे हैं और ब्रिटिशों के गर्व का, अकड़ का, अभिमान का कुआं खाली कर रहे हैं। यानी इतना सारा दुख दर्द सहने के बाद भी जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। अगर घुटने टेक देंगे तो अपनी हार मान लेंगे और हार मानेंगे तो आज़ादी की लड़ाई वो लड़ नहीं सकते। उन्होंने घुटने टेके नहीं, उनके सामने हार मानी नहीं, हाँ, लेकिन उनकी अकड़ का कुआं वो जरूर खाली कर रहे हैं। आगे कवि कोयल से पूछते हैं कि इस तरह से अर्धरात्रि में क्यों तुम जाग रही हो, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है। हो सकता है दिन में तुम्हारी इस बात को कोई सुने नहीं, उसके कारण जो कोई करुणा उत्पन्न होनी चाहिए वो ना हो, इसलिए शायद अर्धरात्रि में इस वेदना भरी आवाज में तुम बोल रही हो क्या। इस व्याकुलता से, तुम्हारी इस आवाज से जो है हम सभी देशवासी जो है वो व्याकुल हो रहे हैं। आवाज आ रही है ना बेटा? हेलो हेलो। यस सर, आ रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। ये रात्रि का समय है, शांत है, और अंधकार को बेद कर यानी चीर कर, अंधकार को चीर कर इस तरह से तुम बोल रही हो, क्यों बोल रही हो कोकिल बोलो तो। यानी इस तरह से आधी रात में, इस सन्नाटे से भरी हुई इस रात में, और इस सन्नाटे को चीर कर तुम जो बोल रही हो, रात्रि का आधा पहर गुजर चुका है, पूरी तरह से सन्नाटा है, शांति छाई हुई है, और उसको भेदते हुए, उसको चीरते हुए तुम रो रही हो। कोयल तुम बताओ तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शासन के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो, बगावत के बीज बो रही हो। यानी कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जो है भारतीयों को जो है जगाना चाहते हैं, कि भारतीयों को विद्रोह के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस भांति बो रही क्यों कोकिल बोलो तो, भारतीयों में देशभक्ति के बीज जागृत करते हुए विद्रोह के लिए उनको प्रेरित करना चाहते हैं कवि यहाँ पर, ताकि हम पराधीनता के उन जंजीरों से, अंग्रेजों के उन हथकड़ियों से जो है आजाद हो सके
गुलामी की जंजीरों से हम मुक्त हो सके, इसलिए वो भारतीयों को प्रेरित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो अब वो अपने और कोयल की जो स्थिति है उसकी तुलना करते हैं। देखिए काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेली लोक श्रृंखला काली, पहरे की हिंकृति पर वैली, तिस पर है गाली ए आली। बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ क वर्ण का जो है कवि ने किया है कि क की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार इसमें है पूरी तरह से, सभी संपूर्ण पंक्तियों में जो है अनुप्रास अलंकार की छटाई जो है हम देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार जानते हो ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो प्रस्तुत इन पंक्तियों में जो है कोयल को संबोधित करते हुए जो हमारे जीवन में सब कुछ जो काला है, मतलब क्या कि सब दुख है। काला क्या है कि दुख है, जो दुख है, दर्द है, उसको काला कहा गया है। और इसी अंधकार को जो है वो यहाँ पर तुलना करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के हम जो नायक हैं, हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हुए वो कहते हैं कि एक कैदी के रूप में वो कोयल से कहते हैं कि तू काली है, और हम यहाँ जो दुखों की रात गुजार रहे हैं वो भी काली है। साथ में इस सरकार के, इस हुकूमत के इतने कष्टदायक इरादे हैं, इतने दुख देते हैं, वो भी काले हैं। हम जिस कोठरी में रहते हैं वो काली है, आसपास चलने वाली हवा, यहाँ से मुक्ति पाने की कल्पना हम जो करते हैं वो भी काली है। हमने जो टोपी पहनी है, मेरी काल कोठरी काली लहर कल्पना काली, यानी जो मुक्ति पाने की कल्पना हम करते हैं वो भी काली है। काल कोठरी पाली, जिस कमरे में मैं हूँ वो भी एक काला यानी अंधकार या दुख दर्द से भरा हुआ है। टोपी काली, कमली काली, हमने टोपी पहनी है वो काली है, कमली यानी कंबल है वो काला है। आसपास चलने वाली हवा के साथ जो मुक्ति पाने की इच्छा है वो भी काली है। जिन जंजीरों से हमें कैद किया गया है वो भी लोह श्रृंखला यानी जंजीरें, वो भी काली है। और आगे कवि कहते हैं कि दिन रात इतने कठोर यातनाओं को सहने के बाद भी हमें पहरेदारों की हुंकार और गाली को सहन करना पड़ता है। यानी इतना तो सह रहे हैं, सब कुछ अंधकार से भरा हुआ है हमारा जीवन, और बीच बीच में पहरेदारों की गालियों को भी हमें सुनना पड़ रहा है। इस प्रकार का कष्टदायक जीवन हमारा जेल में, यानी जेल में जो स्थितियां आज़ादी के आंदोलन या आंदोलन के सिपाही या स्वतंत्रता सेनानियों की है, उनकी स्थिति को इस कविता के माध्यम से जो है कवि स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए अगली इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं और कुछ पंक्तियां, फिर हम चाहे तो रुकते हैं। अगला पीरियड आपका कितने बजे शुरू होगा? 9:45। यस, तो इतनी 4 पंक्तियां और हम पढ़ लेते हैं। देखो, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ये पंक्तियां ये कहती हैं कि कवि जो है कोयल को बताते हुए कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र होने के बाद भी जो है इस आधी रात में इस जेल को देखकर काले संकट सागर पर, ये काला संकट सागर यानी संकटों का सागर है। और ये संकटों का सागर क्या है? ये ब्रिटिश सरकार है। तुम स्वतंत्र होने के बाद भी आधी रात में इन संकट रूपी कारागार और ये संकट रूपी सागर के पास मंडरा कर अपनी इस ध्वनि में क्या तुम स्वतंत्रता के गीत गाने के लिए आई हो? स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के लिए गीत गाए जा रही हो? क्या तुम्हें किसी का डर नहीं लगता है? कोकिल बोलो तो। तात्पर्य क्या कि इस कोयल के माध्यम से, इन स्वतंत्रता के गीतों के माध्यम से कवि जो है भारतवासियों को जगाना चाहता है।
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहा विवाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रणवेरी। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शायद तुम्हारी और मेरी जो विषमता है, जीवन की परिस्थितियां जो अलग अलग है, उन विषमताओं को देखकर शायद तुम रणभेरी यानी युद्ध की पुकार जो है, युद्ध का आरंभ जब किया जाता है तो जो वाद्य बजाया जाता है तो उसे रणभेरी कहा जाता है। तुम तो आजाद हो, फिर भी इस तरह से रणभेरी तुम क्यों गा रही हो? तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी। तुम हरियाली, जो पेड़ों की अलग अलग हरी डालियां हैं, उस पर तुम रहती हो, और मैं काल कोठरी में रहता हूँ। तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग प्रशंसा से ताली बजाते हैं, लेकिन इसके विपरीत हम लोग पराधीन हैं। हमें जेल की 4 दीवारी की इस काल कोठरी में रहना पड़ता है। संसार पूरा कालिमा से भरा हुआ है। मैं चीखता रोता भी हूँ तो वो भी गुनाह माना जाता है। तेरे गीत कहाँ विवाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हारे गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, हम चीखते भी हैं, हम रोते भी हैं, तो वो गुनाह माना जाता है। कोई मेरे आंसू पोंछने के लिए नहीं आता। यानी रोना हमारा बहुत बड़ा गुनाह है, अपराध है। हमारी स्थितियां अलग है, तुम्हारी और मेरी स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है, और शायद इसे अंदर कोई सी विषमता को देखकर तुम दुखी हो और इसलिए रणभेरी बजा रही हो, यानी युद्ध का आह्वान कर रही हो। अर्थात संपूर्ण देशवासियों की चेतना वो यहाँ पर जगाना चाहते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के शासन में इस जेल में सहना पड़ रहा है, और जेल के अंदर ही नहीं, जेल के बाहर भी जो भारतवासी हैं उन पर जो ब्रिटिशों की हुकूमत चलती है, जो अन्याय और अत्याचार पूर्ण व्यवहार उनके साथ होता है, उसके खिलाफ बगावत करने की प्रेरणा, उसके विद्रोह की प्रेरणा जो है, कवि यहाँ पर लोगों को इस कोयल के माध्यम से देना चाहते हैं। कोयल केवल एक प्रतीकात्मक है। चलिए 2-3 मिनट बचे हैं, पूरी कर लेते हैं इस कविता को। अंतिम लाइनें हैं। इस हिंकृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर पानों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि मैंने ब्रिटिश हुकूमत की इतनी यातना सही है, इतनी यातना सही है कि अब और क्या मैं कर दूं, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो क्या कम है। आवाज के माध्यम से बूढ़ी इस हिंकृति पर अपनी कृति से मैं और क्या भरूं, अब किसमें और जान फूंक दूं मैं तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं। मोहन के व्रत पर, ये मोहन कौन है बताइए तो? मोहन शब्द किसके लिए आया है? महात्मा गांधी। वेरी गुड, मोहनदास करमचंद गांधी। और इसलिए गांधी जी के आह्वान पर वो लोग इस आज़ादी के आंदोलन में सहभागी होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मोहन के व्रत पर मैं सब कुछ कर गुजरने को तत्पर हूँ, प्राणों का आसव किस में भर दूं, यानी जान किस में मैं अब फूंक दूं, भर दूं। हम तो कुछ भी करने को तत्पर हैं, कोयल बोलो तो और मैं क्या करूं, तुम बताओ। गांधी जी के जो आह्वान है, गांधी जी के द्वारा जो अभियान चला जा रहा है, उसके लिए तो मैं प्राणों को न्यौछावर कर दूं, मैं अपने कलम से भी क्रांति लाने को तत्पर हूं। कोयल बोलो तो और मैं क्या करूं। शायद जगाने के लिए तुम आई हो हम भारतवासियों को, देशवासियों को, हम स्वतंत्रता सेनानियों को, और अधिक तत्परता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए तुम आई हो। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है ये कविता समाप्त होती है। प्रश्नोत्तर की चर्चा जो है हम आगे करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है बेटा किसी को? कोई डाउट है किसी को? नो सर। अगर है तो बताइए। नहीं है सर। तो हम रुकते हैं।